What सर हीटिंग इफेक्ट और सर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक? मैग्नेटिक फील्ड। सर हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, अर्शविन बताओ हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का ये जो हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन है, किन डिवाइसेस में हमें देखने को मिलता है? सर बल्ब। अच्छा, ओके। सर फिलामेंट। बल्ब हम यूज ही करते हैं रूम को गर्म करने के लिए। ओह, मुझे सर आज नो। पता चला। सर हीटर। तो सर बल्ब क्वेश्चन जला को के रख दो, ध्यान से रूम सुना करो ना, गर्म हो ध्यान से जाएगा। सुना करो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा हूँ, तो हीटर और कौन सा डिवाइस है? सर सर टोस्टर। ठंडे ठंडे पानी में नहाना सर गीजर। सर चाहिए। सर हीटर। और अभी तो यूज काफी बढ़ जाएगा सर और विंटर्स। सर गैस स्टोव। सर इंडक्शन। गैस स्टोव? कौन मुझे बताएगा गैस स्टोव में इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज होता है? गैस सर स्टोव इलेक्ट्रिक में करंट तो नहीं होता सर, गैस यूज होती है उसके अंदर तो। पता अर्शविन का कहाँ ध्यान गया? गैस स्टोव में ना, गैस स्टोव में आ, किसी ने देखा है वो लाइटर की तरह स्पार्क्स निकलते हैं यस जब सर। ऑन करते हैं? सर नहीं। तो आई थिंक उसका ध्यान वहाँ चला गया। वो बैटरीज यूज होती हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिक स्पार्क। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इंडक्शन, इन वेल नॉट रियली इंडक्शन इंडक्शन। बोला सर मैंने। इंडक्शन। सर इंडक्शन एक वो होता है सर, तो जिसमें से पानी भी गर्म किया जा सकता है। माय डियर, इंडक्शन मत बोलना, ठीक है? इंडक्शन इज नॉट द नाइस एग्जाम्पल टू कोट, ओके? मत ठीक है बोलना। सर। हाँ, इंडक्शन एक दूसरी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वो बेस्ड नहीं है। हीटिंग इफेक्ट पे इलेक्ट्रिक आयरन होगी जिससे इस्त्री करते हैं कपड़ों की। फिर इलेक्ट्रिक गीज़र जिसमें गर्म पानी हम यूज़ करते हैं ठंड के मौसम में नहाने धोने के लिए। दो चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रिक हीटर रूम में यूज़ करते हैं। फिर टोस्टर कह लो जिसमें ब्रेड्स, है ना, की सैंडविच बनाते हैं क्रिस्पी। और आयरन टोस्टर, हीटर, गीज़र, और क्या होगा गाइस? ओवन, ओवन, माइक्रोवेव। गुड। माइक्रोवेव मत सर कहना टोस्टर। स्नेहा, टोस्टर सर माइक्रोवेव मत टोस्टर। कहना। सर टोस्टर कह चुके टोस्टर। हैं जय, कह चुके सर हैं बिकॉज वो टोस्टर। वेव्स अभी अभी देता है आए हो सर। तुम, लग रहा है। सर माइक्रोवेव इसलिए सर बिकॉज माइक्रो सर एक जो मिनट हेमांक, एक मिनट। माइक्रोवेव, इंडक्शन मत कहना, सर बिकॉज मत माइक्रोवेव कहना, में वेव भी निकलते हैं। मत कहना, ठीक है? दीज आर नॉट द राइट एग्जाम्पल्स टू कोट। हाँ हेमांक बोलो। सर कल कोई टेस्ट है? ओ, लेट आए हो, गुड। मैं कह रहा था कल कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट होगा थर्सडे, ओके? नो। ओ यस, ओ नो। ओ यस, ओ नो। चेक दिस आउट। सो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया। म्यूट कर लो हेमांक, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही पीछे से। नेक्स्ट, मेरी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, सॉरी। थोड़ा लेट हो गया। अब सुनो, हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स हो गए डिस्कस। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट के? कि जब जब करंट एक वायर से पास होगा तब तब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट? तो एग्जांपल्स थे इलेक्ट्रिक बेल। नो, कंपास मत का है ना, कंपास में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करवाते हैं, राइट? सर वो मैग्नेटिक होता है। वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। तो इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है? ये देखो इलेक्ट्रिक बेल दिख रही है सबको? यस सर। सर उसमें से हीट पक्का कैसे दिख होता है? रही है? ओ माय गॉड, मैं धन ऐसे, अब मैं थोड़ी देर बाद ऐसे करूंगा अश्विन को। हीटिंग इफेक्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम अपने कान बेच कर आते हो क्या किसी को? लो उधारी ले लो मेरे कान, मुझे नहीं यूज करना है। मैं मस्त हूँ, बिंदास हूँ, मुझे नहीं किसी की कुछ सुननी है। एकदम चिल हो लाइफ में। ध्यान दिया करो ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बातें हो रही हैं, तुम हीटिंग में चले गए। यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे कोर मटेरियल दिख रहा है? एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल जिस पे रैपिंग की गई है। किसकी? पलक स्क्रीन पे कुछ लिखो मत, इधर ध्यान दो। किस चीज की रैपिंग की गई है? इंसुलेटेड वायर की। कोर में जब एक, अश्विन मत लिखो,
जब कोर में एक सॉफ्ट आयरन प्रेजेंट होता है जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, राइट? तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे इससे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। पता है आपको, ऐसा मैग्नेट आपने देखा है कभी जिसे बार मैग्नेट कहते हैं, ऊपर जो मैंने ड्राइंग बनाई है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस और सर। जिसे देखा सर वो और नीचे का भी देखा है मैंने। नीचे वाले को हॉर्स शू सर हॉर्स मैग्नेट। शू, हॉर्स शू। यस सर हॉर्स। अब एक चीज ध्यान से देखना, कल भी मैंने क्लास में ये डायग्राम बनाया था और आज भी बनाऊंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सर मेरे पास दोनों मैग्नेट है। गुड। बट मैग्नेट होने के बावजूद पल्लव, तुम ये चीजें नहीं देख पाओगे जो मैं अब बना रहा हूँ। बोलो क्या? इनका नाम क्या है पल्लव? The magnetic field. वेरी गुड हिमांक, मैग्नेटिक फील्ड। और क्या तुम लोगों को तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज नहीं देख सकते सर, Sir, नहीं देख it's सकते। invisible है. बिकॉज़ इट्स इनविजिबल। क्या तुम लोगों को ये एरो की डायरेक्शन दिख रही है? यस सर। Then, sir. ये एरो ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, किस पोल ऑफ मैग्नेट से निकलते हैं बाहर? नॉर्थ पोल। और किस पोल में एंटर करते हैं? साउथ पोल। ठीक है, 10th में आओगे बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। इन लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके चलते जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब एक बात बताओ, इसके पास में तुम प्लास्टिक लेकर आओगे, एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, तो क्या ये अट्रैक्टेड फील होगा? क्या ये प्लास्टिक ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट करेगा, मूव करेगा? डिफ्लेक्ट मतलब ना। लेकिन अगर तुम इसके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल। कम मैग्नेटिक कंपास लेकर आ गए जिसकी जो नीडल होती है, मैग्नेटिक कम, हाँ गुड, जिसकी जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक होती है नेचर में, तो क्या ये डिफ्लेक्ट मतलब मूव करेगी? यस सर। तो इससे यही प्रूव होता है कि यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं किससे? थ्रू द वायर wrapped around the soft iron material, it starts behaving like a magnet. When it starts behaving like a magnet, मान लो कुछ ऐसी डायरेक्शन है, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक वेल के बारे। तो कोई कुछ इधर उधर वाली हरकत कर रहा है तो इधर ध्यान दो। जब ये एक मैग्नेट बन जाएगा, कब? जब करंट इसे पास होगा। ये हिस्सा देख रहे हो तुम लोग, ये वाला हिस्सा, Yes, sir. ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो अट्रैक्टेड फील होगा किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज हो जाएगा, एनर्जाइज कब होगा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट? जब करंट इसे पास करेगा या नहीं करेगा? जब पास करंट करेगा. जब पास ठीक है, करंट पास तो जब करंट इसे पास करेगा ये एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज हो जाएगा तो ये इस मैग्नेटिक मटेरियल जो कि एक आयरन पार्टिकल, आई मीन आयरन का एक हिस्सा है, इसे आर्मेचर कहते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, पता क्या होगा? ध्यान सर से तो देखना, पहले The bell सुन लो, started ringing. पहले सुन तो लो पूरी बात। जैसे ये इसके तरफ खींचा चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा थोड़ा, मैं थोड़ा ना और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस ब्लू पॉइंट को हम कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू का पॉइंट है। क्या कहते हैं इसे? कॉन्टैक्ट स्क्रू। इस ग्रीन पॉइंट, चलो ब्लैक ले लेते हैं, इस ब्लैक पॉइंट को हम कहते हैं आर्मेचर का पॉइंट, ठीक है। यहाँ थोड़ी मोटी राइटिंग है बट चलो कैसे थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। पॉइंट ऑन, ये कैसे पॉइंट है? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? इलेक्ट्रिकल। जब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से चिपके हैं तो बताओ, इनके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता?
Yes sir, हो सकता अश्विन यहाँ ध्यान दे दो, जब कुछ कहते हैं ना तुमसे ऐसे Yes, sir, मत हो ऐसे सकता है। मत किया सर करो। मैंने वो तो मैंने लिखा है वो। तो जिसने भी लिखा है सर कॉपर कॉइल इलेक्ट्रिसिटी से मत किया करो बीच बीच में, जब तुमसे तो खास कर मैं कहता हूँ, तुम वैसे थोड़ा लेस कंसंट्रेट करते हो, पता नहीं ये सब लिख के तुम क्या क्यों अपनी कंसंट्रेशन को और कम करते हो। जब कहते हैं ध्यान से सुनो कोई चीज़ को तो अलर्ट हो जाओ। तो मैं ये कह रहा था ये दोनों पॉइंट्स कांटेक्ट में कब रहेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज रहेगा या नहीं रहेगा। सर रहेगा। ओ सर नो, रहे जब नहीं रहेगा, एनर्जाइज हो गया तो ये आर्मेचर इसकी तरफ खिंचा चला आएगा, तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। डोंट यू थिंक सो? ओ ये समझे पहली बात? अगर सर की बेल हिलेगी तो फिर हाँ सर इसके ऐसे दूसरे खींचेगी। एग्जैक्टली और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं स्प्रिंग। क्या कहते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम पता क्या है? स्प्रिंग का काम है जब ये आर्मेचर खिंचा चला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपकने के लिए, तो स्प्रिंग इसे वापस अपनी जगह में ले आता है। ओके तो जिससे बार बार रिपीटेडली कर पाए वो हाँ, बेल अब का। बहुत ध्यान से सुनना, अब जो मैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग बहुत बार स्कूल्स के एग्जाम्स में पूछी गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हमें क्या, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इस पूरे वर्किंग का, कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पता होना चाहिए, उसका क्या रोल है। इट एनर्जाइजेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। फिर आपको पॉइंट ऑन आर्मेचर का और कॉन्टैक्ट स्क्रू के पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल होते हैं नेचर में। व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द सर्किट थ्रू देम इज क्लोज्ड, बट व्हेन दे break or when they are open, because the armature gets attracted towards electromagnet, so the contact point breaks and the circuit is open. And what is the role of spring? The role of spring is to pull back the armature in its original position. Okay, now क्या आप सब लोगों को सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अब मैं कह रहा हूँ इस पूरी चीज की, क्या ये बैटरी दिख रही है सबको? Yes, sir. ठीक, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है? Sir, करंट। correct. सर पॉजिटिव चार्ज से करंट निकलता है और उससे नेगेटिव में जाता है। सर देखो, हाँ बोलो हेमांक। सर लेकिन टेस्ट conventional सब्जेक्टिव current होगा है। या फिर ऑब्जेक्टिव? हेमांक कल टेस्ट नहीं है यार, नहीं सर, थर्सडे को। सब्जेक्टिव। क्यों चिंता कर रहे हो थर्सडे की? यहाँ ध्यान दे दो ना, ओ माय गॉड। सर लेकिन प्लस से माइनस जगह तो सर वो यहाँ कन्वेंशनल ध्यान करंट दे दो होगा। यार, जब मैं कहता हूँ ध्यान दे दो, पता नहीं क्यों तुम लोग का दिमाग इधर उधर दौड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी कर लूँ तुम ही लोग रहोगे, सुनोगे नहीं बातें। करो भाई फिर जो करना है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाता है सब माइंड वॉश हो जाएगा फिर, याद रखना। माइंड देखो, वॉश। नहीं चीजें होल्ड करके रख पाओगे, ओके चीजें गुल हो जाएंगी दिमाग से। सर, मुझे दे- डाउट था बोलो। सर, ये स्प्रिंग उस साइड मतलब ऑपोजिट साइड और मतलब गोल गोल क्यों नहीं है? मतलब गोल गोल जैसे होता है ये ये जैसे भी है बस ऐसे बना देना, स्प्रिंग ऐसे गोल गोल करके तुम्हें बनाना, गोल गोल करके बना देना। ये ऑपोजिट साइड क्यों कह रहे हो, आई डोंट नो कि तुम ऑपोजिट साइड से क्या कहना चाह रहे हो। स्प्रिंग हमेशा आर्मेचर के साथ लगता है क्योंकि वो आर्मेचर की मूवमेंट को ओरिजिनल अपनी उसकी पोजीशन में लेकर हमेशा आना चाहता है, सर इसलिए। ऑपोजिट साइड मतलब वो स्ट्रेट क्यों है? खड़ा हुआ क्यों है सर? खड़ा कहाँ है, तो गोल सा स्प्रिंग है यहाँ पे, उसके ये अंदर सर स्प्रिंग होता है। इस सर पर उसको राइट साइड मतलब उसको राइट साइड होना चाहिए था ना सर, बिकॉज जिसके कारण वो। हाँ राइट साइड होगा तो फिर बताओ क्या उससे, सर मेरा मतलब ऐसे नहीं है सर, मेरा तो मतलब फिर है सर, मेरा मतलब है कि ऐसे क्यों नहीं है ऐसे? ऐसे क्यों नहीं, इसको पहले रेस करो। ऐसे क्यों नहीं है, अब इसकी वर्किंग जो इंजीनियर्स ने जहाँ स्प्रिंग को प्लेस किया है, जिसने भी इलेक्ट्रिक बेल को इंजीनियर्ड किया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया है कि जब भी आर्मेचर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करे तो स्प्रिंग वो हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेच्ड हो जाता है स्प्रिंग। और जब जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा, स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की, तो जहाँ भी उन्होंने प्लेस किया ये सोच के किया होगा कि आर्मेचर जैसे मूव करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट वो स्ट्रेच हो जाएगा और स्ट्रेच स्प्रिंग वापस आर्मेचर को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना चाहेगा। Sir, हाँ पल्लव।
ओके सर सर। ये स्प्रिंग आर्मेचर से कनेक्टेड भी नहीं है, तभी इसको उसके अपने ओरिजिनल प्लेस पे कैसे ले आते हैं? कनेक्टेड है यहाँ पे, एक्चुअली वो कनेक्टेड है इसके साथ। चलो मैं और अच्छा डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि एनसीईआरटी का बड़ा गंदा डायग्राम शायद तुम लोगों को लग रहा हो। सर आपने जूम की असली ब्लर आ रहे हैं पिक्चर। ओके, देखो ये दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ये दिख रहा है सबको? सर बताओ। इसका तो स्प्रिंग डिफरेंट है सर, इसका एक मिनट स्प्रिंग रुक जाओ, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्या ये डायग्राम सबको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है Yes, कंपेयर sir. टू द अदर डायग्राम? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनो। आर्मेचर वो किस मटेरियल का होगा? सॉफ्ट आयरन। ये देखो सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन का मटेरियल दिख रहा है ना सबको? ये यस सर। मैग्नेटिक होता है नेचर में सॉफ्ट आयरन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज होगा तो ये सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। नाउ स्प्रिंग देखो किसके साथ कनेक्टेड है? आर्मेचर से। स्प्रिंग का क्या रोल है? जब ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाएगा तो देखो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू और आर्मेचर के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, यस और नो? तो यस जब सर। ये ब्रेक होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? उसे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना चाहेगा। बस आपको ये बोल देना कि स्प्रिंग विल टेंड टू ब्रिंग द आर्मेचर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट्स इट। एंड ऑल्सो आर्मेचर के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कनेक्टेड होती है, इसे कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं इसे? हैमर। हैमर गोंग, गोंग एक बहुत बड़ा सा मेटल सरफेस होता है, और पता नहीं तुम लोग को शायद ये एक्सपीरियंस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पता हो, मेटल सरफेस ना काफ़ी सोनरस होता है नेचर में। सर क्या कहा आपने? सर सोनरस। तो हार्ड। सोनरस मतलब जब तुम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ स्ट्राइक करवाओगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। साइकिल की घंटी, यस सर सर यस यस सर। सर। फिर साइकिल की टंग 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 स्कूल वाली घंटी। यस सर। तो आप मेटल को जब मेटल से बीट करोगे तभी होगी ये चीज़, याद रखना। मेटल को सर मैं प्लास्टिक के साथ, वुड के साथ नहीं, ठीक। तो इसलिए हैमर और गोंग दोनों ही किस मटेरियल के हैं? मेटल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना जा रहा था। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करंट निकलेगा? मान लो ये स्विच अभी के लिए क्लोज्ड है, करंट ऐसे फ्लो होगा होगा होगा, यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ, फिर कांटेक्ट पॉइंट देख रहे हो? कांटेक्ट पॉइंट से भी गुजरेगा कि नहीं करंट? यस यस सर। सर। और वापस वो कहाँ चला गया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब सर ये स्विच क्लोज थी तो क्या ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज्ड था कि नहीं था व्हेन द कॉन्टैक्ट स्क्रू वाज टचिंग द आर्मेचर? यस सर। था। यस सर। लेकिन जैसे ही मान लो ये क्लोज्ड है, उसी समय इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो क्या कॉन्टैक्ट ये ब्रेक नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ तो बताओ अब क्या करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट से? यस सर। सर ओपन हो गया। ओपन हो गया। तो अब ये मैग्नेट नहीं रहा, मैग्नेट नहीं रहा, तो ये स्प्रिंग अब अपना कमाल दिखाएगा। वो कहेगा चल आजा भाई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। किसे कहेगा? आर्मेचर सर को। आयरन आर्मेचर। जैसे आर्मेचर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, वो फिर से कॉन्टैक्ट, ये ना कॉन्टैक्ट स्क्रू है, वो फिर से कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करेगा और उसके चलते सर्किट पूरा हो जाएगा, और फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज हो जाएगा। फिर से एनर्जाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट के चलते ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाएगा। उस प्रोसेस में हैमर गोंग के साथ टकराता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ गया तो ये कॉन्टैक्ट फिर टूट जाता है, तो फिर
स्प्रिंग उसे वापस अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि अब ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया था। फिर जैसे स्प्रिंग उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आता है, फिर कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है, फिर वो एनर्जाइज होता है, फिर वो उधर जाता है। सो बेसिकली दिस प्रोसेस continues in this manner and we get ringing sound. the ringing sound from the bell. समझ में आई? अब इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लो फटाफट एनसीईआरटी में। सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। सर इसका तो हाँ। चेंज है सर। सर एनसीईआरटी बुक्स खोलनी पड़ेगी सर 2 मिनट। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। हाँ क्या बोल रहे हो अश्विन? हाँ ठीक है, इसका स्प्रिंग चेंज्ड है। ये सब टेक्निकलिटी में अभी मत जाओ अश्विन, ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए पहले तुम खुद बनाओ उस चीज़ मेरे को। पास ऑलरेडी है एनसीईआरटी वाली बुक्स से एप्स। अच्छा तो पढ़ लेना एक बार। टेक्निकल चीज़ें और क्लैरिफाई होने के लिए ना खुद बनाकर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, तब और चीज़ें क्लियर होती हैं। ऐसे बस डायग्राम देखकर क्वेश्चन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, खुद बनाकर क्वेश्चन करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। अब तुम फिर कहोगे सर मेरे पास वो चीज़ें हैं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, वो मायने नहीं रखता। तुमने ये बनाया कि नहीं घर में इलेक्ट्रिक बेल? नो अगर सर। सर तो चैप्टर का नाम क्या था? सर अब चैप्टर मैं बताऊंगा। तो बनाकर देखना और तुम्हें शायद पता चल जाए उसका आंसर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। एक बार जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बेल। और हाँ बाय द वे, इलेक्ट्रिक बेल किस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है? मैग्नेटिक या हीटिंग? मैग्नेटिक। गुड। मैग्नेटिक। Now let's read this quickly. We are familiar with electric bell, so it uses an electromagnet, and the circuit, as you know, it is shown in the figure. It consists of, आपको ऐसे प्रॉपर लिखना है, कम से कम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम्स में, कम से कम, ठीक है। विद द प्रॉपर लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेबल डायग्राम, लेबलिंग करते हैं कि अच्छा आपने चीज़ें तो बना दी, उसको लेबल भी करना होता है ऐसे। जैसे मान लो आपने ये बेल बना दी, और सुनो बेल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा डायग्राम भेज दूंगा ग्रुप में, उस डायग्राम को फॉलो करना। एनसीईआरटी के डायग्राम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी गंदा डायग्राम है ये, ठीक है? ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा एक डायग्राम, उसे फॉलो करना। चेक दिस आउट। सर इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर पे गोंग है ना? सिल्वर तुम क्यों बोल रहे हो? इतना महंगा क्यों बना रहे हो बेल को? बस कह दो ये एक एलॉय है, 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके बना है ये, ठीक है? नहीं सर, सिर्फ कलर से बोल रहे हैं सिल्वर। जय, जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे सिल्वरी रिफ्लेक्शन ही आता है उनसे, चाहे वो सस्ता मेटल हो या महंगा का महंगा मेटल हो, एक्सेप्ट गोल्ड। सारे मेटल्स चमकीले होते हैं। सिल्वर लस्टर होता है, ब्रोंज सिल्वर आल्सो। चमक होता है। सर ब्रोंज आल्सो। ब्रॉन्ज इज नॉट अ मेटल, मेटल नहीं है वो एलॉय है। एलॉय दूसरी चीज होती है, उसको अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ आ जाओ वापस। देखो इलेक्ट्रिक बेल में क्या क्या चीजें होती हैं। कॉइल ऑफ वायर wounded on आयरन पीस, इस पूरी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है? आई होप ये समझ में आया। कॉइल आप कर देते हो आयरन पीस के ऊपर। फिर कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड। तो आयरन स्ट्रिप जो कह रहे हैं वो पता क्या कहना चाह रहे हैं आयरन स्ट्रिप से? आर्मेचर। क्या कहना चाह रहे हैं? आर्मेचर। आर्मेचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। हैमर पता ही है, छोटा सा होता है डोलू सा, वो गोंग पे हिट होता है। तो हैमर एट वन एंड मतलब उस आर्मेचर के एक एंड पे ये होता है हैमर, एंड एट वन एंड एंड द अदर एंड टू क्लोज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये क्लोज्ड सर्किट जो ये देखो बनता है, ये पूरा का पूरा जो आर्मेचर है उसके एक छोर पे मतलब एक एंड पे हैमर है, दूसरे एंड पे क्या है? टू कीप क्लोज कॉन्टैक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहीं से तो वो कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड होता है, और वहीं वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, पता है ना?
वही पॉइंट ऑन ऑफ होते रहता है. नेक्स्ट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में है, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल. यस, क्योंकि सर्किट पूरा है. तो जब सर्किट पूरा है तो वो जो कॉइल है रैप्ड किया गया है किसके अराउंड, आयरन पीस के अराउंड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा. सो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप अपनी तरफ खींचेगा. लेकिन बट इन द प्रोसेस द हैमर एट द अदर एंड, इस प्रोसेस में जब वो खींचता है, हैमर गोंग से स्ट्राइक करता है. गोंग से स्ट्राइक करता है तो बेल क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड. लेकिन एक और चीज भी होती है, हाउएवर, मतलब पर, वो वाले पर नहीं, किंतु, वो वाला. But when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. Contact screw के साथ break हो जाता है. तो current through the coil stops flowing. जब current stop हो जाता है flow करना, तो electromagnet is no more energized. So ये पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ इसका आंसर. Will the coil remain an electromagnet? No, No. sir. So coil is no longer an electromagnet. So it no longer attracts the iron strip. So iron strip comes back to its original position and touches the contact screw. सर पर इसमें लिखा नहीं ने कि लिखा ही नहीं है इन्होंने कि स्क्रू स्प्रिंग के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों आता है, ड्यू स्प्रिंग टू की अ स्प्रिंग. ठीक है, तो ये लिख लेना, कहीं अपनी बुक में ऐड कर लो, इसी में ऐड कर लो. इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू स्प्रिंग. अ स्प्रिंग. हाँ सात्विक, एक मिनट. तो हाँ, सो दिस, जैसे वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो बताओ सर्किट पूरा हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ उन्होंने लिखा है दिस कंप्लीट्स द सर्किट, फिर करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स अगेन with a gong. So this process is repeated in quick succession. Succession मतलब एक के बाद एक ये process होता रहता है. तो this striking of the hammer going every time and coming back, this is how the circuit, I mean, switches on and off, and this is what causes the bell to ring. ठीक है, ये पूरी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना और इसे एक चीज़ यहाँ ज़रूर ऐड कर देना, ड्यू टू स्प्रिंग, और ग्रुप में मैं भेज दूंगा एक अच्छा डायग्राम, उसे फॉलो करना, इसे नहीं, इस डायग्राम को मत करना फॉलो. चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. सीरियसली आई वॉश करके आओ सब लोग. हिमांक म्यूट कर लो, बैकग्राउंड डिस्टर्ब. म्यूट कर लो हिमांक, बैकग्राउंड नॉइस है. तुम टाइप करके बता दो, ठीक है. मैं कह रहा हूँ 2 मिनट्स का ब्रेक लो सब लोग, एंड लेट्स मीट आफ्टर 2 मिनट ब्रेक. सब लोग आई वॉश करके आओ जल्दी से. No, sir. Clearly, no. All right, let's move ahead. And remember this name. He was the first person who observed the magnetic effect of electric current. The name is Hans Christian Ørsted. ठीक है. What did he observe? उसने क्या देखा? Exactly ये चीज देखी. कहाँ गई वो drawing? Okay, anyways मैं बना देता हूँ. So there was a conductor, something like this. इससे जब इलेक्ट्रिक करंट उसने पास करवाया तो पास में रखा हुआ एक, ये स्विच है, पास में रखा हुआ एक मैग्नेट, नॉट मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, उसकी नीडल ना डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई. क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है, इससे जब पास हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, मैग्नेट की तरह. पता है तुम लोग क्लास 10 में आओगे तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे बताऊंगा कि सपोज ये स्ट्रेट वायर है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है इसके अराउंड? कुछ ऐसा बनता है. ये एक इमेजिनरी प्लेन है, प्लेन समझते हो? कुछ इस तरह से. ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है इसके अराउंड, दिख रहा है ये पैटर्न? यस सर। इस पैटर्न को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जब सारे सर्कल्स जो यहाँ पे बना रहे हैं उनका कॉमन सेंटर है। आई होप सबको कॉमन सेंटर ओ दिख रहा है। ये सारे के सारे C1, C2, C3 ये तीनों के तीनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है नेचर में। जैसे सपोज ये 2 सर्कल्स मैंने बनाए, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि इनके सेंटर्स एक नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है किसके अराउंड? एक स्ट्रेट वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा पास में रखा हुआ एक मैग्नेटिक नीडल के साथ, तो तुम्हें लगता है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी? यस से डिफ्लेक्ट होगी। तो हैंस ओर्स्टेड वो जो है ना साइंटिस्ट, he actually observed this. The first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. Simple. Okay. So what is electromagnetic? बार फिर से revisit कर लो. So when electric current, sorry, coil or insulated coil, when it is wrapped around a magnetic material or such as any iron piece, ठीक है? And when current passes through it, it behaves like a magnet. Okay. Electromagnets कैसे strong बनाते हैं? याद रखना है नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, कितना पास उससे करंट पास हो रहा है, तीसरा थर्ड मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर। गुड, वेरी गुड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पता कहाँ यूज होते हैं? जंक यार्ड्स में। सर जंक यार्ड्स में? हाँ सर वो निकालने के लिए सब चीजें। हाँ, टू लिफ्ट। हर्षविन मत करो टाइम पास, ठीक है? करना है तो तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। सर टू लिफ्ट हेवी कार्स। It is used to lift, you can say, heavy loads or iron objects. ये सेपरेट ले कह सकते हैं ना, सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम प्लास्टिक या फिर अदर। सर पर प्लास्टिक तो होगी नहीं उससे कनेक्ट। मान लो कचड़े के ढेर में प्लास्टिक है, आयरन है, ग्लास है, वुड है और कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का ढेर सारा मिक्सचर है। तुम्हें उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल अलग करना है, तो तुम बस इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके ऊपर हॉवर कर दोगे तो सारा का सारा मैग्नेटिक मटेरियल चिपक जाएगा। सो क्या तुमने सेपरेट नहीं कर दिया? यस सर। तो उस समय को वो दूसरी वाली सेंस में सेपरेट लगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड, आई मीन यू कैन से इन द, उस प्लेस को कहाँ बोलते हैं जहाँ ढेर सारा कूड़ा डंप होता है? जंक यार्ड नहीं कहते हैं सर डंपस्टर्स। डंपस्टर्स कहते हैं। गार्बेज डंप। सर डंपस्टर्स तो सारे छोटे से सर जो थोड़े बड़े गार्बेज कैन होते हैं हाँ, डंपस्टर्स तो। गार्बेज डंप। गार्बेज डंप साइट, ठीक है? सर गार्बेज साइट। हाँ, गार्बेज डंप साइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे यूज होते हैं टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, मूविंग ऑन। सर वो कौन सा जंक यार्ड अलग चीज है, किससे सेपरेट होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है? फ्यूज बार दिख रही है सबको? ये हमें डिस्कस कर चुके थे फ्यूज बार की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिख लो सब लोग, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। दे आर मेड ऑफ alloys with low melting point. फ्यूज के बीच में ये जो बीच, ये बीच नहीं, ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा, ये एक सेरामिक है। और सेरामिक का नेचर गैस करो, इंसुलेटर होगा या कंडक्टर? इंसुलेटर। तभी इसे पकड़ के बाहर निकालोगे सेफली ताकि तुम्हें झटका ना लगे, ठीक?
ये जो फ्यूज है, ठीक है, इसे कहते हैं सर फ्यूज यूज नहीं प्लग एंड प्ले। इसे तो कैट्रिज फ्यूज कहते हैं। कैट्रिज जैसे प्रिंटर अगर तुम्हारे घर में, तो प्रिंटर की जब कैट्रिज की इंक खत्म हो जाती तो हमें कैट्रिज रिप्लेस करनी होती है। सुना कभी किसी ने यस कैट्रिज? सर, यस सर। ओके, तो उसी तरह फ्यूज, ये कैट्रिज फ्यूज है, ये दो देख रहे हो सब लोग, यस सर। ठीक है। इस फ्यूज के अंदर तुम्हें फ्यूज वायर नहीं दिख रही है, तो ये फ्यूज खराब हो चुका है, इसकी फ्यूज वायर टूट गई है। इसके अंदर दिख रही है फ्यूज वायर सबको, यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ये किस तरह के फ्यूज है? कैट्रिज फ्यूज। और इस फ्यूज को हम कहते थे, मैं इसका नाम भूल गया यार। बिल्डिंग फ्यूज। एक मिनट, सर एलईडीज। नहीं नहीं, एलईडी अलग चीज है। साथ में पल्लव। चलो ठीक है, अभी के लिए लिख लो पोर्सिलेन। फ्यूज, पोर्सिलेन, ये मटेरियल को कहते हैं। ये जो सेरेमिक है ना, इसका मटेरियल पोर्सिलेन कहलाता है, ठीक है, जो कि काफी अच्छा इंसुलेटर होता है। अच्छे इंसुलेटर। हम्म, ओके। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसकी? फ्यूज वायर की। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या फीचर होता है? मेड ऑफ एलॉयज विद लो मेल्टिंग पॉइंट। और सेफ्टी डिवाइस है ना फ्यूज, सेफ्टी डिवाइस है सेफ्टी ना, डिवाइस दैट, यस सर। ब्रेक्स द दिस इज सर्किट। सेफ्टी डिवाइस। जब लार्ज करंट से पास होता है तो वो वायर दिस इज हॉट हो जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और मेल्ट होकर क्या ब्रेक कर देती है सर्किट को। दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिकल फायर। तो वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट्स, अब ध्यान से सुनना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, कि एक्सेसिव करंट फ्लो होने की नौबत क्यों आती है। एक सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो होने की नौबत क्यों आती है? दो वजह हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, और उन दो वजह को बहुत क्लियरली अलग अलग रूप से समझो। एक वजह है शॉर्ट सर्किट, दूसरी वजह है ओवरलोडिंग। यहाँ इन्होंने ओवरलोड लिखा है, कोई नहीं, मैं लिख लो सब लोग, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। दीज आर द टू रीजंस why excessive current or large current flows in the electrical circuit. लिखो सब लोग, short circuit and overloading are the two reason for, हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। short circuit and overloading are the two reasons for flow of excessive current in electric circuit. कौन मुझे excessive का मतलब बताएगा? सर बहुत ज्यादा। से ज्यादा। एक्सेस। एक्सेस, एक्चुअली इसका और अच्छे से मैं मतलब बताता हूँ। एक्सेसिव करंट से वो कहना क्या चाह रहे हैं? सर जितना यूजुअली होता है उससे बहुत सम ज्यादा। मोर देन इनफ, सम मोर देन इनफ। नहीं, मोर देन इनफ और यूजुअली ये कहने से भी बात नहीं बनेगी। इसको एकदम अप्रोप्रिएट देखो वर्ड में हम कैसे लिखते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं। करंट फ्लो मोर देन, सर क्या मोर देन मैक्सिमम सेफ लिमिट। मतलब सेफ लिमिट का भी मैक्सिमम, ठीक है, जो है उससे जब ज्यादा करंट फ्लो करता है। फिर से मैं बताता हूँ। एक वायर तुमने परचेज की मार्केट से, सपोज वो वायर 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम अपने थ्रू करंट इतना
विथस्टैंड कर सकती है। कितना? 5 एम्पियर। तुमने उस वायर को एसी वाले सर्किट पे लगा दिया। एसी अप्लायंस है एक। अप्लायंस मतलब चीज़ों को कहते हैं अश्विन। एसी, फ्रिज, टेलीविजन, ठीक है, लैपटॉप, दीज आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अप्लायंस मतलब चीज़ें। नाउ तुमने एसी की वायर में इस वायर को यूज़ किया जिसका डिमांड 10 एम्पियर है, ठीक इसके डबल। क्या लगता है उस वायर का क्या होगा, क्या हाल होगा? क्या वो सर ओवरलोड हो जाएगी या शॉर्ट यस सर, सर्किट हो जाएगी? सर वो ओवरलोड हो ओवरलोड हो जाएगी। जाएगी, अपने मैक्सिमम करंट लोड से भी ज़्यादा करंट कैरी कर रही है, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगी और जिसके चलते इट में कैच फायर। ओके, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैक्सिमम सेफ लिमिट। समझ में आई बात? तो लिख लेना इस चीज को कि व्हेन करंट flows beyond the maximum safe limit of a wire। देखो यहाँ वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है, देखो इधर देखो, करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ये दिस का मतलब है वही मैक्सिमम सेफ लिमिट। लिखो व्हेन करंट फ्लोज बियॉन्ड मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ अ वायर, बियॉन्ड का क्या है? when current flows beyond the maximum safe limit of a wire, comma, there's a high chance, comma के बाद there is a high chance ठीक है, there is a high chance the insulation of the wire। insulation समझते हो किसकी बात कर रहे हैं? सर प्लीज रिपीट। कॉमा के बाद लिखना है सर हमें इंसुलेशन मतलब कि जो उसके there is बाद a जो high उसके chance, बाहर जो इंसुलेटर लगा होता जो है। इंसुलेटर की कोटिंग है। मैं कह रहा हूँ कॉमा के पहले सब कुछ लिख लिया पल्लव? सर क्या लिखना था कॉमा? बताओ क्या कर रहे थे इतनी देर से? हमें लिखना है कि करंट when current flows beyond the maximum safe limit, when current flows beyond the maximum safe limit of a wire, comma, there is a high chance the insulation of the wire catches fire। There is a high chance that insulation of wire catches fire। ठीक है, ओके सर। फुल स्टॉप दो, फुल स्टॉप। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग are the two main reasons for, यहाँ देखो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, for इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, बस। सामने क्या होता है? शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओके सर। ओके सर लिख लिया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में जो दो वायर्स होती हैं, कौन सी? ऐसे समझ लो कि सर एक ही सेल या बैटरी के साथ दो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलो मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ। ओके ओके सर। फेज एंड न्यूट्रल वायर
See, too much technological. कम इन कांटेक्ट नहीं, बहुत सिंपल है फेज और न्यूट्रल का समझना। एसी सोर्स समझते हो? एग्जांपल दे देता हूँ, जनरेटर। तुम्हारी सोसाइटी में जनरेटर पक्का लगा होगा Yes, sir. बैकअप के लिए। तो वो जैसा सब लोग जब लाइट चली जाती है चली जाती तो जब, हाँ, तो वो जनरेटर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ए से ऑल्टरनेटिंग, सी से करंट, इसलिए एसी सोर्स। लेकिन जो तुम बैटरी बाजार से खरीद कर लेकर आते हो रिमोट कंट्रोल के लिए, वो एसी करंट नहीं, वो डीसी करंट देती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये दो अलग अलग तरह के करंट होते हैं। तो एसी करंट जब किसी सोर्स से निकलता है, उसके दो वायर्स होते हैं, दो टर्मिनल्स। एक को कहते हैं फेज, दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल। गैस करो नाम से किस पॉइंट में करंट आ रहा है और Sir, किस में phase नहीं आ रहा है। positive, neutral, negative. नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना है। एसी सोर्स में कभी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते हैं, जीवन में याद रखना। Okay, sir. पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा हम डीसी सोर्स में कहते हैं। डीसी सोर्स का एग्जांपल क्या है? सेल, बैटरी, सोलर सेल, एटसेट्रा। कार में जो बैटरी यूज होती है वो भी एक डीसी सोर्स है। इनका पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होता है, एसी सोर्स का नहीं होता फिक्स। बस एसी सोर्स का फेज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, फेज मतलब जिसमें करंट आता है, न्यूट्रल मतलब जिसमें करंट बिल्कुल नहीं आता है। मतलब सर हम न्यूट्रल अगर टच कर लेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा, बट मत करना। ठीक है, सुनो अब। तो फेज और न्यूट्रल जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तब हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ में आई बात? इसका दूसरा रीजन क्या हो सकता है? और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल कम्स इन कांटेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में हम बात कर रहे हैं? डीसी सोर्स के सेंस में। फेज न्यूट्रल किस सेंस में बात कर रहे हैं? एसी सोर्स के सेंस में। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। दूसरा रीजन क्या है एक्सेसिव करंट का? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग देखो क्यों होती है। सपोज बताओ इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऐसे लाइट जलती रहती है। सर स्विच। स्विच। स्विच पे हमेशा 1 0 कुछ लिखा रहता है ऐसा। 1 मतलब वो सर ऑन, है। 0 मतलब ऑफ। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं प्लग। नहीं कहते हैं इसे क्या कहते हैं? पॉइंट पिन, क्या इसका नाम था, मैं भूल गया यार। Sir. ओह नो, सर केबल। नहीं इसे केबल नहीं कहते। Sir. इंडिकेटर है ये, लाइट जलती रहती है। ये स्विच। ओह नो, पता नहीं क्या हो, मैं इतनी चीज़ें क्यों भूल रहा हूँ आजकल। इस पॉइंट को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस बड़े वाले होल को कहते हैं अर्थ। Sir. अर्थिंग, अर्थिंग, तुम बड़े वाले अर्थिंग, होल के अर्थिंग, अंदर रहते हैं। ओके सर। अर्थिंग। एक पॉइंट को हम वही फेस कहेंगे, दूसरे को न्यूट्रल। न्यूट्रल। सब अर्थ के अंदर रहते हैं। अर्थ नहीं है वो, अर्थिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ओके सर। गलती से निकल गया। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा था कि सपोज तुमने एक प्लग लगाया यहाँ पे और वो प्लग इससे कनेक्ट कर दिया। ये तो सबको पता होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम। सर अडाप्ट, सर वो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कॉर्ड। एग्जैक्ट। ठीक है, ये उनकी स्विच है, नीचे लगी हैं साथ में। ओके सर। सपोज ये प्लग 5 एम्पियर हैंडल कर सकता है इतना करंट, तो हमने एक्सटेंशन लगा के एक टीवी में लगा दिया, एक एसी में लगा दिया, एक टोस्टर में लगा दिया, तो एसी का एक्सटेंशन कॉर्ड में एक माइक्रोवेव मान लो लगा दिया,
मान लो मैं, एक्सटेंशन के टुकड़े करना चाहते हो क्या? और एक तुमने मान लो इंडक्शन मैं इस पे रिएक्ट गैस चूल्हे, करूंगा, एक्सटेंशन के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े नहीं हो रहे। तुम एक बात बताओ, क्या पीछे से 5 एम्पियर आएगा या 10, 15, 20? इतना काफी, सर क्योंकि बहुत ज्यादा आएगा। तो जितना ये लोड संभाल सकता है उससे कहीं ज्यादा सर करंट से इससे कई हद फ्लो हो तक रहा है। ज्यादा है। तो क्या हम नहीं कह रहे हैं कि ये ओवरलोड हो गया बेचारा, यस सर, ओवरलोड। ओवरलोड हो गया सर, फायर भी लग सकती है, इलेक्ट्रिकल एग्जैक्ट। फायर। तो फायर इस पे नहीं लगेगी, फायर इसकी वायर में लग जाएगी, समझे? Yes, तो sir. ओके सर। ओवरलोड इज जस्ट अ केस व्हेन current flows through a circuit beyond the maximum safe limit, that's it, ये याद Okay. रखना। ओके सर। चलो ओके लास्ट ये डोकी सर। डिस्कस करके एंड करते हैं। ओके तो डोकी। फ्यूज हो गया। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, आईएसआई का मतलब क्या होता है? The Indian Standard Indian. इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन नहीं होता है। आईएसआई का मतलब होता है, So question mark, question mark, question mark. एक मिनट रुको, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। फिलामेंट दिख रहा है सबको, द ग्लोइंग पार्ट? Yes, sir. यस एक सर। चीज लिख लो, फिलामेंट जल्दी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब is made of tungsten, which, तो ये क्लास 6 में भी था। ये तो लिखा था लेकिन अब जो लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। which सर has, सर मैं टंग लिख रहा था सर, यू नहीं, टंगस्टन, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। ये सब पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो। टंगस्टन का क्यों बल्ब ज़्यादा देर तक चलता है, क्यों उसका फिलामेंट जल्दी टूट नहीं जाता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो जल्दी इसलिए नहीं टूटता है। ग्लो तो करता है लेकिन मेल्ट नहीं होता है वो मटेरियल, क्योंकि ओके उसका डोकी मेल्टिंग पॉइंट सर। काफ़ी हाई। लेकिन फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो है, याद रखना। सर लो होता है सर, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। जल्दी मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। सर इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है सर, वो ब्रेक होकर सर्किट को सर फायर से रोक लेता है। हाँ, तो ISI इज जस्ट अ टैग। टैग समझते हो? सर सपोज, आपने फुल फॉर्म पूछा था। फुल फॉर्म अभी भूल जाओ। मैटर करता है कि अगर तुम एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की मैं बात कर रहा हूँ मार्केट से, तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर तुमने ISI का मार्क नहीं देखा, ISI का मार्क कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? तो ये मार्क क्या अश्योर करता है? अश्योर मतलब किस चीज़ का वादा करता है? कि जो प्रोडक्ट है दैट इज बिल्कुल। नॉट गोइंग टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सर बेसिकली जैसे फोन में FSSAI का होता है। फूड्स में हाँ, FASSI, ठीक है? जैसे एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक तरह का टैग है कि हाँ ये चीज़ तुम अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, इट्स आउट ऑफ हार्म। उसी तरह ISI मार्क किन चीज़ों पे लगता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे। किस चीज़ का वादा होता है? कि वो नॉन डिज़ायरेबल वे में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेगा, और उस प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी होगी। लाइफ समझते हो ना, मतलब ये सर टाइम पीरियड जितने होते हैं। रन टाइम, उनका रन टाइम अच्छा होगा, सर और ड्यूरेबिलिटी। वेरी गुड, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। बहुत बढ़िया, ये सर वर्ड, ये लाइटिंग। गुड ड्यूरेबिलिटी। क्या सर कह रहे हो? लाइटिंग। सर लाइटिंग। सो अच्छे से लाइट देगी। नहीं, लाइट तो तब करेगा जब तुम सिर्फ ट्यूबलाइट या बल्ब की बात कर रहे हो। ISI सर के सेफ होगा। पंखे भी होते हैं, हाँ। सेफ टू यूज, वेरी गुड, गुड ड्यूरेबिलिटी, सेफ टू यूज। सर हैव और वारंटी। सर हेल्पफुल। सर हाँ, हेल्पफुल। वेरी गुड, वारंटी हो जिनकी। हेल्पफुल क्या मतलब? सर बूढ़े हेल्प इंसान को करती है जेब्रा क्रॉसिंग करवा रहे हो सर पास? अंधेरे में लाइट देती है सर, हेल्पफुल। अंधेरे में तो पंखा भी चलता है। फिर लिखो डू नॉट, ये किसने पॉइंट बोला था? डू नॉट, अच्छा ये तो यही लिखा है, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? ये ISI मार्क का वादा है कि वो गुड ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा, सेफ टू यूज होगा, डज नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, और कम्स विद वारंटी। ओके,
ISI एस से जहाँ तक मुझे याद है एस से स्टैंडर्ड वर्ड आता है कुछ है मतलब बाकी दो आईज में भूल गया कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समथिंग पता नहीं क्या था लिख लिया सबने ISI मार्क सर प्रोमिसेस ठीक है ISI मार्क प्रोमिसेस नहीं लिखकर ये वर्ड अगर यूज करोगे टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगी ISI मार्क एंश्योर्स हाँ यश क्या बोल रहे हो सर गूगल बोल रहा है सर इंडियन स्टैटिकल सर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट नहीं वो ISI अलग ओ, चीज़ है ओ, सात्विक इंडिया में सिर्फ 5 जगह पे है वो काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है वो IIT भी उसके आमने सामने नहीं घूमती है खैर ISI अलग चीज़ की पढ़ाई करवाती है ठीक है चेंज करो सर यस सर नाउ यू ओके सो आई थिंक दैट वाज इट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ज़रूर लिख लेना देयर इज अ बस ये लास्ट लाइन हीटिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन कॉमा इलेक्ट्रिक हीटर has low resistance, high melting point, ठीक है, and utilizes heating effect of electric current. तो इसमें हमने क्या नई चीज सीखी ये हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टेंस ठीक यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करता है सर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस वैसे इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ था सर मैंने IRS सही बोला नो था सर इंस्टीट्यूशन ही लिखा सर मैंने IRS सही बोला था स्टार्टिंग का इंडियन स्टैंडर्ड ओके ठीक है तो ठीक है इसके जो वो है ना क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे विच विल बी ऑन वेडनेसडे ओके चलो गाइस आई विल सी यू एवरीवन टेक केयर बाय 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 सर ट्यूसडे को नहीं होगी बाय बाय सर ट्यूसडे को नहीं होगी ट्यूसडे क्लास नहीं होती है ना नहीं मंडे नहीं सर होती है होती हाँ है ट्यूसडे मैथ्स होगी और वेडनेसडे साइंस बाय बाय